इस वक्त जो परिस्थिति है, हालत है, खासकर राम के माहौल में देश में जो बना हुआ है उसकी बात किया और हमने नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए जबरदस्त जो उठता हुआ ग्राफ है उसकी बात की है। और नरेंद्र मोदी की पार्टी क्या वाकई 350 के पार जाएगी और कांग्रेस पार्टी क्या इस बार 50 भी नहीं छू पाएगी, इसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे, खासकर दक्षिण भारत की, क्योंकि उत्तर में तो आप समझिए इस वक्त तमाम राज्यों के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का स्वीप था पिछले 2 लोकसभा चुनाव में, इस बार भी उसे रोकता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बात रह जाती है केवल दक्षिण की, उसकी भी चर्चा हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। विपक्ष के गठबंधन की हम लोगों ने बात की थी कि क्यों नहीं हो पा रहा है, उन राज्यों में भी नहीं हो पा रहा है जहां पर पहले से गठबंधन था, जहां नया कुछ नहीं करना था, जैसे बिहार के अंदर अब एक बार फिर आज बड़ी सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है। जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं कोई बड़ा धमाका होता है, और आपने देखा है कि वो अचानक से मिलने जाते हैं और उस चिट्ठी सौंप के आ जाते हैं अपने नए गठबंधन की, नए साथियों की, और सरकार गिरती है और पलटी मारकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होने जा रहा है? हालांकि ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि ये मुलाकात राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात में गवर्नर से मिलकर कुछ कुलपतियों की नियुक्ति की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की है, जो कि मुमकिन भी है। लेकिन बिहार के अंदर नीतीश कुमार का जो बैकग्राउंड है और जिस तरीके से उनके क्रियाकलाप रहे हैं, वो किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई ऐसा राजनीतिक बम फूट जाए, उसकी आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ भी कभी भी हो सकता है। और अभी तो बड़ी चर्चाएं चली थी इस बात को लेकर, जब होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि कोई प्रस्ताव सामने से आएगा तो हम देखेंगे। सवाल यह था कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आएंगे, और गृहमंत्री ने जिस तरीके से उस सवाल को एंटरटेन ही नहीं किया केवल, बल्कि ये कहना कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, इसका मतलब रास्ते खुले हुए हैं, बस इंतजार क्या केवल एक फोन कॉल की है। अब वो फोन कॉल नीतीश कुमार करते हैं या इधर से कोई और करता है, ये अलग बात हो सकती है। हालांकि जो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं वो अभी बात इस बारे में नहीं करते हैं कि कोई बड़ा घटनाक्रम, कोई बड़ा फेरबदल बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। वो ये कहते हैं हम इस गठबंधन में हैं और बात हम करेंगे सीटों के बंटवारे की, और सीटों के बंटवारे में जेडीयू बिल्कुल अड़ी हुई है। जब बीजेपी के साथ थी 2019 में मिलकर चुनाव लड़ा था तो 17 सीटों पर लड़ी थी, 16 सीटें जीती थी। आज उसके नेता कहते हैं हम 17 पर ही लड़ेंगे, हम 17 पर लड़ रहे हैं, बाकी जिसको जितनी सीटें चाहिए वो आरजेडी से जाकर, यानी लालू यादव की पार्टी से जाकर बात कर ले। तो नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले आप सुनिए जरा बिहार के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के कैसे नीतीश कुमार अड़ गए हैं और कह रहे हैं कि लालू जी से बात करो। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी। त्यागी जी, नीतीश कुमार को लेकर संदेह के जो बादल हैं लगातार हर जगह दिखाई दे रहे हैं। राजभवन भी गए तो वहां भी चर्चा हो गई, इससे पहले लालू यादव नीतीश कुमार गए थे। आखिर आप बेहतर बता सकते हैं सच्चाई क्या है? नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या बाहर भी आ सकते हैं? ये संदेह के बादल खाली पटना शहर में हैं। यूँ भी मौसम यहाँ का काफ़ी धुंध की वजह से ठंडा है। दिल्ली में या उत्तर भारत में कहीं और इस तरह की गुंजाइश भी नहीं है, चर्चाएं भी नहीं है, अफवाहें भी नहीं है। यूँ भी मुख्यमंत्री का पद और गवर्नर के बीच में कई तरह की शिष्टाचार मुलाकात होती हैं, गुड विशेस का आदान प्रदान होता है, और आप ही के चैनल सुबह से चला रहे हैं कि कुलपतियों के चयन को लेकर के ये बैठक प्रस्तावित थी। और इस वक्त राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. थोड़ा जोर से बोलिए। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया। आपने देखा पूरा कॉलेज बाहर आ गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते वो कॉलेज के अंदर होता, इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना करना है करिए,
मजा आ रहा है, हमारे फायदा है। हरित हमने इनवाइट किया है। ये यात्रा, जो भी इस यात्रा में आना चाहता है वो आ सकता है। हमारे इंडिया पार्टनर्स तो हम सब ने इनवाइट किए, मैंने इनवाइट किए हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया। एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए। और बिल्कुल मतलब इनविटेशन है, दरवाजा खुला है। जैनेंद्र राहुल जी, कल अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा। राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं आज उनके कार्यक्रम को, उनकी यात्रा को। गुवाहाटी शहर में जब वो घुसे तो रोका, उन्होंने भी, राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने बैरिकेड उठाकर फेंक दिया। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। वो कह रहे हैं कि जितना हमको रोकेंगे यात्रा को, हमारी लाभ मिलेगा, उतने लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी, उतने लोग मेरी भाषण को सुनेंगे। बहरहाल अब देश में क्या माहौल बना हुआ है, राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं इस वक्त, तो ये उनकी रणनीति है, तो यही सही। दूसरी ओर बिहार की बात हम लोग कर रहे थे। नीतीश कुमार की पार्टी जो है, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसको लेकर के बड़ी कयासबाजी चल रही है कि क्यों राज्यपाल से वो मिले हैं। और जो अलायंस है उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि पहले लगता था कि लालू यादव डिक्टेट करेंगे टर्म्स, वो कहेंगे कि किसको कितनी सीटें मिलनी है, लेकिन ऐसा लगता है ड्राइवर पोजीशन में नीतीश कुमार खुद बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं भाई हम तो 17 लड़ रहे हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, जितने और दल हैं गठबंधन के अंदर, उनको जो लड़ना है, जितनी सीटें लड़नी है, जाकर के लालू यादव से पूछ लीजिए, हमसे ना बात करें। राहुल जी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। देखिए, और दूसरा बिहार की जिस तरह और ख़ासतौर से नीतीश कुमार की जिस तरह से राजनीति है, कई चीज़ें बड़ी सिंपल भी हो सकती हैं, कई चीज़ें उनके मामले में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। अब राज्यपाल से मिलने गए हैं, साथ में शिक्षा मंत्री भी उनके साथ थे, विजय चौधरी। अब ये बात जो सामने आई कि वो वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए बात करने गए थे, तो ये इतना सिंपल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 5 फरवरी से वहाँ पर जो है वो बजट सत्र बिहार की असेंबली में है, तो वो भी वहाँ पे राज्यपाल को संबोधित करना है जॉइंट सेशन को, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जितनी बातें वहाँ से उभर के आ रही हैं, जितनी चीज़ें वहाँ से अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, वो कभी भी जो है सरकार गिरवा सकते हैं, ये जो सारी बातें और सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये मजबूर करती है सारे लोगों को सोचने पे कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी जो है वो पलटकर बीजेपी के पाले में जाएंगे, क्या जो है इस बीच में वहाँ बिहार में जो राज्य सरकार है वो गिरेगी, क्या ये सारी बातें जब सामने आ रही है तो ये इस संभावनाओं से या इन ये आशंका है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि राम मंदिर की मैं एक बार फिर चर्चा करूं तो नीतीश कुमार बिल्कुल चुप रहे हैं इस पूरे विषय के ऊपर। कल के दिन को लेकर कोई बयान उन्होंने नहीं दिया, किसी तरह से कोई उन्होंने अपनी इंक्लिनेशन जो है वो जाहिर नहीं की, ना इस तरफ ना उस तरफ। उनकी पार्टी को के भीतर भी इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध है। देखिए, अगर वो करेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी मेरे को नाम याद नहीं है, एक उनकी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो छोड़ के चले गए पार्टी, इसी मुद्दे पर आपने जो है अयोध्या राम मंदिर पर अपना जो है रुख जो है वहाँ गए नहीं, वहाँ गए आपने कुछ कहा नहीं, तो ये सारी चीज़ें उनकी पार्टी के भीतर भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध है कि आपको भगवान राम के इस मंदिर के जो आपको इनविटेशन था उस पर जाना चाहिए था। तो ये सारी बातें पार्टी के अंदर भी हो रही हैं। दूसरा देखिए, आरजेडी और जेडीयू ये विरोधाभास है, ये पॉलिटिकली तो हो सकता है कोई भी पार्टी किसी के साथ चले जाए, लेकिन जहाँ तक आपकी पॉलिटिकल जो आपकी थॉट्स होते हैं, जो बिलीफ होते हैं, वो दोनों ही पार्टियों के अलग अलग हैं। नीतीश कुमार ने पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव के पार्टी के खिलाफ की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ की है, बिहार में विकास ना होने के खिलाफ की है, और ऐसे में दोनों साथ हैं, ये भी अपने आप में विरोधाभास है। तो ये बातें तो हो ही सकती हैं कि बीजेपी जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, ये इस संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया। अब ये जो राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार, उसके बाद बता दिया गया कि भाई ये राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, सरकारी नियुक्तियों को लेकर के बातचीत होनी थी, लेकिन कोई इस बात को इतना हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देवेंद्र, बिल्कुल साहब, कम से कम वो एक पैटर्न जरूर दिखाते हैं कि आगे जो उनको कदम उठाना है, तो एक पॉलिटिकल जिम्नास्ट के तौर पे जिस प्रकार के वो कुलांच मारने वाले होते हैं, उसके बारे में कुछ महीने पहले से एक संकेत देना शुरू कर देते हैं और उन घटनाओं के मार्फत ऐसा मैसेज देते हैं। भले ही जुबानी तौर पे उस बात को ना स्वीकारा जाए, लेकिन वो संकेत रहता है। फिलहाल जो स्थिति है सौरभ, वो ये है कि ऐसे संकेत देकर नीतीश कुमार ने खुद
आरजेडी गठबंधन के साथ अपने आप को कमांडिंग पोजीशन में लेकर आ चुके हैं। और ये हमेशा से होता रहा है कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं, जब भी उनको उसको दबाव में लेना होता है तो सामने वाले की तरफ जाने का भय दिखाना शुरू करते हैं। अभी आप देखें तो पिछले दिनों जो 3 मंत्रियों के जो मंत्रालय थे, उसमें उनके विभाग थे, उसमें फेरबदल किया गया। वो आरजेडी कोटे के तीनों मंत्री थे और वो नीतीश कुमार ने फेरबदल किया, जिसमें से सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा विवादास्पद चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री, लगातार ऐसी बयानबाजियां कर रहे थे जो कि माहौल खराब कर रही थी। जेडीयू के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि उनके वोट बैंक के हिसाब से। तो ये तीनों मंत्रियों का विभाग का बदला ला जाना, उसके पहले आरजेडी के समर्थक बताए जाने वाले और जेडीयू गलियारे में इस बात को लेकर काफी चर्चा थी, ललन सिंह का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाना, बीजेपी नेताओं का नीतीश कुमार को लेकर उनके बयानों में आक्रामकता का काफी कमी आना, ये सारे संकेत कम से कम ये दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो चाहते थे मैसेज देने में वो सफल रहे हैं। और अभी आरजेडी के पास कोई भी विकल्प नहीं है। आरजेडी के लिहाज से सोचिए सौरभ, तो उनके सामने कम से कम इतना तो है कि राज्य सरकार में छोटे भाई की भी भूमिका है। लालू प्रसाद यादव के हिसाब से सोचिए कि उनके बेटे उप मुख्यमंत्री हैं। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो एक तो सरकार में हिस्सा जाएगा, और एनडीए की सीटों के हिसाब से आप बात करें तो लोकसभा में देखेंगे कि फिर से वही 39 सीटें एनडीए अपने खेमे में ले लेगा। तो ये सारी चीजें लालू प्रसाद यादव को दबाव में ला चुकी है, नीतीश कुमार को कमांडिंग पोजीशन में ला चुकी है। अब अगला कदम देखना है कि क्या नीतीश कुमार इससे आगे जाते हैं। और नीतीश कुमार को अगर इससे आगे जाना होगा सौरभ, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके 3 सिपह सलारों की होगी, जिनमें से एक आज उनके साथ गए थे राजभवन। वो तीनों सिपह सलार चाहते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। कम से कम इस मंशा के वो हैं कि आरजेडी के साथ रहना उनके लिए अच्छा नहीं होता। लालू यादव पर दबाव बनाने के लिए केवल आप ये सारी कवायद देखते हैं, ये मैसेजिंग देखते हैं, या इससे आगे भी बढ़ सकते हैं नीतीश कुमार? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार आगे भी बढ़ सकते हैं। देखिए, जिस हिसाब से कल राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है, नीतीश कुमार के सांसदों को ये बात का भी डर जरूर होगा, और नीतीश कुमार को भी डर होगा कि लालू के साथ जाकर उनके सांसद चुनाव नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस हिसाब से रैलियां होंगी, जो आंधी चलेगी, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ जिस हिसाब से बिहार में काम करेगा, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार के जो 16 सांसद जीत के आए थे, उनके लिए जीतना बहुत आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार भी जानते हैं, उसके सांसद भी जानते हैं। उस सीटों का बंटवारा भी एक बड़ा इनके बीच पेज बनेगा कि 2019 के अंदर नीतीश कुमार लालू के साथ चुनाव में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। खबर यह भी आ रही कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की जो सिटिंग एमएलए उसमें से 4 सीटें मांगी है, जिसमें मधेपुरा पे वो दावा छोड़ने को तैयार नहीं। वो लालू प्रसाद का कहना है कि मधेपुरा हर हाल में आरजेडी को सीट चाहिए, जिसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं, और 4 सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है सीटों का एक बंटवारा इनके बीच एक बड़ी समस्या बना हुआ है, और जिस हिसाब से नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि लालू के साथ लंबे समय से रहने से जो नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा, और मोदी की जो रैलियां होंगी उसके बाद अगर चुनाव में हार होती है, तो पार्टी के अंदर एक मुझे लगता है कि जो टूट की संभावना रहेगी। यह तय है कि बिहार के अंदर खेला होने वाला है, वो चुनाव के पहले होगा कि चुनाव के बाद होगा, बस ये देखने की बात है। लेकिन यह तय है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, वो कब होगा ये देखना बाकी है। देखिए, जब गठबंधन के दोनों साथी महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी अलग हुई थी और यहां पर नीतीश कुमार अलग हुए, तो बहुत ये चर्चा रही कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कल के दिन ने आपको लगता है कि वो सारी चर्चाएं जो है उनका अंत कर दिया? देखिए, अगर आप इस तरह से देखिए, बीजेपी को कहाँ खतरा लग रहा था? महाराष्ट्र में खतरा लग रहा था, बिहार में लग रहा था, बंगाल में लग रहा था। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे उनको लग रहा था कि जो अगर गठबंधन विपक्ष का स्ट्रांग रहा तो उनको दिक्कत होगी। अब महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही, वहाँ पे सिरफिटवल चल रहा है। बिहार में हम देख ही रहे हैं किस तरह की, ये पता नहीं है कब नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ चले जाएं। आरजेडी जो है और लेफ्ट जो है, बाकी सब अपनी सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश और आरजेडी अपनी सीटें तय नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कल कहा 42 सीटें की 42 सीटें वो लड़ेंगी। वहाँ पर कांग्रेस की लोकल यूनिट जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी दिखाई देती है, बयानबाजी चल रही है वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि अगर ये हालात है, और बंगाल में तो जो वामपंथी दल हैं उसके बीच में और ममता बनर्जी के बीच में और कांग्रेस के बीच में भी झगड़ा चल रहा है। अब अगर ये झगड़े हैं तो बीजेपी की राह आसान हो जाती है। अब बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य या बाकी हिमाचल जैसे राज्य जहाँ पर, दिल्ली जैसे राज्य जहाँ पर जो है पीक पे है बीजेपी, वो उन राज्यों के बात हो रही थी क्या वो वहाँ पर जो है वो सीटें बचा पाएंगे। तो जो माहौल बनेगा, और मैं जहां तक मैं जानता हूं कि 100 कुछ रैलियां जो है प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, और वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली की जा रही रैलियां हैं।
चुनावों के लिए उन एक एक रैली के आसपास 7-7, 5-5, 6-6 सीटें जो लोकसभा की हैं वो आसपास रहेंगी। ऐसे में इतनी मेटिकुलसली ये सब प्लानिंग की है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये लोग उत्तर भारत में ये सीटें हार जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। आज के दिन जो चर्चा हुई, तो क्या अब ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि 2024 की बाजी तो विपक्ष के हाथ से गई। अब करो तैयारी 2029 की, यही विकल्प बचा रह गया। बहरहाल चुनाव है और राजनीति, और भारत की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार लड़ाई अभी तक तो कम से कम बिल्कुल एक तरफा, वन साइडेड दिखाई दे रही है। क्या इन 2 महीनों में आगे जो हमारे देश का विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी और तमाम क्षेत्रीय दल, कोई एक ऐसी नई बात, कोई एक नया